मॉडल डेवलपमेंट करवाना शुरू की, आपको मॉडल्स बनवाए। मॉडल डेवलपमेंट के साथ साथ जब हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स को स्टडी किया, कंस्ट्रेंट्स को जब हमने स्टडी किया तो उसी के हिसाब से हमने थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स को पढ़ा, हमने क्यूइंग थ्योरी को पढ़ा। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, अब हम जब आगे चल रहे हैं मिड टर्म से ऑनवर्ड, यहां तक हम 8th लेक्चर पर हैं, यहां से लेकर ऑनवर्ड अब हम जा रहे हैं रिस्क एनालिसिस के ऊपर। अब इसमें देख लें कि रिस्क एनालिसिस जो है वो मोस्टली उसका जो पोर्शन है, रिस्क एनालिसिस इज मोस्टली थ्योरेटिकल इन नेचर। शुरू में आपका थ्योरी थोड़ी सी इसमें ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों को मैं बिफोर टेकिंग यू टू एनी सॉर्ट ऑफ एनालिसिस, मैं इस दफा ये चाह रहा हूं कि आप लोगों का जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो उसके लिए अब हम करेंगे ये कि आप लोगों को मैं जो अपना स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपके साथ हो सकता है मैं कुछ आपको रिसर्च पेपर्स दूं जो आप लोग स्टडी करें, और आप लोगों को कुछ मैं बुक्स के पोर्शंस दूं वो भी आप स्टडी करें। एंड एनीथिंग दैट आई गिव इट टू यू एज अ रीडिंग असाइनमेंट, that will be part of your course. ठीक है, okay, now let's start off with the risk analysis. अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने स्लाइडें चलानी है। ठीक है, जब मैं आपको कहूंगा आपने नेक्स्ट स्लाइड क्लिक कर देनी है। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज रिस्क? रिस्क is a measure of the probability and consequence of uncertain future events. It is the chance of an undesirable outcome. That outcome could be a loss due to fire, flood, illness, death, financial setbacks, etc. Any sort of hazard or potential gain that is not realized because a new product did not catch on as hoped, your investment did not produce expected benefits, or any sort of opportunity is missed. अब देखिए, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपने हर स्लाइड में से कुछ कुछ कैच वर्ड्स हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उन कैच वर्ड्स को आपने पकड़ते जाना है जिससे आपको इस चीज को समझने में आसानी होगी। देखिए, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रिस्क क्या चीज मेजर कर रहा है, एक प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। तो रिस्क में आप सबसे पहले हैंडल किसको कर रहे हैं? जब आप रिस्क की बात करते हैं, व्हाट इज रिस्क? तो रिस्क में आप, रिस्क इज ऑलवेज रिलेटेड टू द फ्यूचर। ठीक है ना, एक चीज है जो अभी हुई नहीं है। ठीक है, तो आप जिस डोमेन में, जो डोमेन आप स्टडी कर रहे हैं, जिस डोमेन को आपने स्टडी करना है वो क्या है? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स हैं। आप कुछ काम करने लगे हैं, आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने लगे हैं, आप कोई प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कोई सर्विसेज फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, आप कोई सा वेंचर करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके करने में आपको जो फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट्स हैं, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स हैं, जिसके बारे में आपने क्या करनी है? असेसमेंट करनी है। ठीक है, और असेसमेंट क्या है? द मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, आपने क्या देखना है? नंबर देखे, दो चीजें हैं कि प्रोबेबिलिटी और दूसरी चीज क्या है? कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आई होप कि आप सारे
कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स को समझते हैं, प्रोबेबिलिटी इज योर लाइकलीहुड, ठीक है ना, सादा जबान में, नॉन मैथमेटिकल लैंग्वेज में, प्रोबेबिलिटी इज योर लाइकलीहुड, ठीक है ना, द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। एक चीज है प्रोबेबिलिटी और एक चीज है कॉन्सिक्वेंस। प्रोबेबिलिटी क्या है कि कितने परसेंट चांस है कि ऐसा होगा, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वो क्या है, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। अब उसमें आप एक मिसाल में समझ ले कि आप एक किसी अपने को-वर्कर के साथ आप कोई ज्वाइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ज्वाइंट वेंचर आप कोई एक इकट्ठा प्रोजेक्ट लेके चलना चाह रहे हैं, तो पहली आपकी क्या चीज देख रहे हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदा मेरे साथ कोई धोखा कर दे, ठीक है ना। एक बिल्कुल रॉ सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपने किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया, आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदा मेरे साथ आगे चल के धोखा कर दे, और अगर धोखा हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। तो रिस्क में आप क्या करते हैं, इन दोनों चीजों को मेजर करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, वो होने का चांस कितना है, और अगर वो हो गया तो उसकी आउटकम क्या होगी। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब इट इज द चांस ऑफ एन अनडिजायरेबल आउटकम दैट कुड बी अ लॉस। देखिए, आपका जब आप आगे जाके इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा, आपका यानी कि जो रिस्क में जो अनडिजायरेबल इवेंट है ना, वो दो तरह से हो सकता है। एक अनडिजायरेबल ये भी चीज हो सकती है कि आपके साथ या आपके प्रोजेक्ट के साथ कुछ गलत हो गया, इसको हम कहेंगे अनडिजायरेबल। लेकिन अगर आपने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो वो भी चीज क्या है, अनडिजायरेबल, यानी कि जो हो सकती थी और नहीं हुई। एक तो चीज होती है ना कि होने की वजह से नुकसान हो गया, एक चीज होता है कि ना होने से नुकसान हुआ, यानी कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जिसको आप अवेल कर सकते थे लेकिन आपने वो अवेल नहीं की, ठीक है। आगे आगे चलें। अच्छा, what usually creates the chance is a lack of information about events that have not yet occurred. We lack information because there are facts we do not know. The future is fundamentally uncertain, and because the universe is inherently variable, let's call all of this uncertainty for the moment. ठीक है, it is all अंग्रेजी। आगे चलें। Given the presence of a hazard or an opportunity, there are two important components to risk. Number one, an undesirable outcome or consequence. Number two, the chance or probability it will occur. ये हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। Risk is often described by simple equation. Risk is equal to consequence into probability. But this is not the mathematical equation for calculating the risk. This is a theological equation for determining the concept of risk. आप रिस्क को मैथमेटिकली ऐसे कैलकुलेट नहीं कर रहे। ये मैं आपको ये इक्वेशन बता रहा हूं इसको रिस्क के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि रिस्क इन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक कॉन्सिक्वेंस और एक उसकी प्रोबेबिलिटी। रिस्क इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस इनटू प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब यही इक्वेशन ध्यान में रखें, रिस्क इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस इनटू probability. Consider this expression a mental model that help us think about risk rather than an equation that defines it. इस चीज को याद रखना है, it is not a mathematical equation for determining the, it is just a mathematical model. I hope जब आपने थोड़ी सी मॉडलिंग अभी की है तो आपको समझ आई हो कि मैथमेटिकल मॉडल क्या चीज होती थी, ठीक है। What this expression is conveying is not so much that this is the manner in which all risks are calculated. They are certainly not.
as much as the both of these elements must be present for there to be a real risk. Number one, if an event of any consequence has no probability of occurrence, there is no risk. देखें, अगर probability of occurrence 0 होगी तो इसका मतलब है रिस्क वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? और likewise, if there is no consequence of undesirable outcome, then there is no risk. ठीक है, समझ आ रही है आपको मेरी बात की? यानी कि 0 चांस है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको धोखा देगा, 0 चांस है. अगर 0 चांस है इसका मतलब है रिस्क नामी कोई चीज नहीं है. और दूसरी बात यह कि आप कहते हैं कि अगर धोखा दे भी दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंस से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है? वो कहते हैं ना, मैं चाहता भी यही था तू बेवफा निकले, तुझे समझने का कोई तो सिलसिला निकले. तो ये वो वाली सेकंड पॉइंट में वो वाली बात हो रही है, ठीक है? एक ये है कि प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए कि वो काम होगा ही नहीं, और अगर सेकंड बात यह कि अगर वो हो भी गया तो उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं है. अगर दोनों में से कोई एक चीज भी 0 हो जाएगी तो इसका मतलब है रिस्क विल बी 0. एंड फंक्शन है, एंड फंक्शन आपने एंड और फंक्शन पढ़े हुए हैं डिजिटल लॉजिक डिजाइन. अच्छा चलें, ओके ओके, आई एम रियली सॉरी. जी जी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपके प्रोजेक्ट में क्या है? पहला इवेंट जी नो प्रॉब्लम, वहां तो 0 हो नहीं सकता. अगर कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट टाइम रोड बन रही है तो हमारा बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा. ऑन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन हम ये बात इसलिए कर रहे हैं जस्ट टू कंप्रीहेंड दिस थिंग, जस्ट टू कंप्रीहेंड दिस थिंग कि जहां पर अगर 0 प्रोबेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल किसी भी प्रोजेक्ट में, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, और ना कभी होगा और ना कभी उस कैलकुलेशन में आता है. हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बात कर रहे हैं कि देखें, प्रोबेबिलिटी मिनिमम भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम. मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एनी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, और क्लोजर टू 0, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 100 हो सकती है, 1 हो सकती है ना. देखें, नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्लोजर टू 0, देखें प्रोबेबिलिटी क्या है, बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है ना. अब आप इसके जितना क्लोज जाएं या इसके कितना इसके दरमियान में आप होंगे, ठीक है ना, और आप हमेशा प्रैक्टिकली इन्हीं के दरमियान में होते हैं. लेकिन हम थियोरेटिकली इस बात को समझने के लिए ये सपोज कर रहे हैं कि अगर हम यहां पर पहुंच जाए, जैसे आप देखें जब हम रेजिस्टेंस को स्टडी करते हैं, मैं वो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जब हम रेजिस्टेंस को स्टडी करते हैं, हम सारी क्वेश्चंस हम कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है. हम कहते हैं कि करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. या हम कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है हमारी वो वोल्टेज बाय आई होता है. और हम रेजिस्टेंस को स्टडी करने के लिए हम कई ऐसी इक्वेशंस है जो हम जिसमें हम सुपर या रेजिस्टेंस को हम समझते हैं ऐसे कंडक्टर्स हैं जिसमें रेजिस्टेंस 0 होगी, उसको स्टडी करने के लिए, जिनको हम सुपर कंडक्टर्स या वो. लेकिन प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होती. दिस थिंग इज डन जस्ट टू कंप्रीहेंड अ कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो जहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी ना हो, अब हम ये कह सकते हैं कि जहां पर जितनी प्रोबेबिलिटी कम होगी उतना रिस्क ज्यादा होगा. एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, देखें, वो उस ऑप्शन पे हमेशा जाएगा जहां लीस्ट प्रोबेबिलिटी होगी. प्रोबेबिलिटी भी लीस्ट होगी और उसका कॉन्सिक्वेंस भी मे बी इट इज अ ट्रेड ऑफ. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऐसी जगह पे चले जाते हैं जिसका कॉन्सिक्वेंस तो बड़ा हो सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. तो प्रोजेक्ट मैनेजर डू टेक सच चांसेस कि वो कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंस तो बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि इट इज वर्थ टेकिंग. यानी कि आप जितनी प्रोबेबिलिटी को समझेंगे, इट इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन योर ऑप्शंस एंड योर फेलियर्स. बाज़ औक़ात आपको सक्सेस के ऑप्शंस पे जाने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी का रिस्क लेना पड़ता है, और बाज़ औक़ात आपको प्रोबेबिलिटी सेफ्टी की तरफ जाने के लिए अपने जो आपके चांसेस हैं उनको नैरो डाउन करना पड़ता है. आगे चलें.
अच्छा, ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, हैजर्ड एंड अपॉर्चुनिटी, दीज आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अ हैजर्ड इज द थिंग दैट कॉजेज द पोटेंशियल फॉर एन एडवर्स कॉन्सिक्वेंस. जी, मतलब एडवर्स. hazard is the thing that causes the potential for an adverse consequence. consequence किस वजह से होता है? hazard की वजह से होता है. आपने यहां से ड्राइव करके अपने घर तक जाना है, ठीक है ना. अब आपने ड्राइव करके जब घर तक जाना है तो आपके कौन से ऐसे पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं जो आपको एडवर्स कॉन्सिक्वेंस की तरफ ले जा सकते हैं? जी, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बारिश हो सकती है, सैलाब हो सकता है, कोई चीज़. हाँ, ये रोड कंडीशंस, आपकी रोड कंडीशंस, ठीक है ना, आपकी ट्रैफिक की सूरत हाल, ठीक है. हाँ, एनीथिंग जो चीज हैजर्ड इज अ पोटेंशियल थ्रेट, ठीक है ना, जो आपको क्या है, पोटेंशियल ऑफ, जो आपके एडवर्स कॉन्सिक्वेंस की तरफ चला जाता है. और एक चीज है, एन अपॉर्चुनिटी कॉजेज द पोटेंशियल फॉर अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस. अच्छा, इस चीज को ना आपने बड़ा क्लियर, ये दो हर जगह आगे ना, ये दो बिल्कुल डिफरेंट वो हैं. एक है हैजर्ड और एक है अपॉर्चुनिटी, ठीक है. If a population, an individual or some assets of interest to use is not exposed to the hazard or opportunity, then there will be no consequence and no risk. अगर हमारे सारे हैजर्ड खत्म कर दें, रिस्क खत्म हो गया, और सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दें, तब भी रिस्क खत्म हो जाएगा. ये अब हैजर्ड और अपॉर्चुनिटी, ये आप आगे इसकी ये नोट्स जो बंद नहीं है ना अभी आपको, ये आप बेयर विद मी, आपको आगे ये चीज क्लियर होती जाएगी. लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि जब तक आपको बिल्कुल दिमाग के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं ना आ जाएगा, ये हम इसको करेंगे. हाँ, बताएं. जो रिस्क है ये पॉजिटिव भी हो सकता है. यस, हमारे मन में अक्सर आते हैं नेगेटिव भी होता है. क्योंकि जिसको हम नेगेटिव ही कहते हैं. ये आप ये चलें, इसलिए मैं आज मेरा बहुत लंबा आपको नहीं पढ़ाऊंगा. आप चलें, उसके बाद फिर हम आखिर में ये सब चीजें डिस्कस कर लेंगे. अच्छा, हैजर्ड एंड अपॉर्चुनिटी, द रेंज ऑफ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज, फाइनेंशियल लॉस और गेन, improved environmental conditions, product success and the like is vast, but even similar type of consequences can vary in frequency, magnitude, severity and duration. आगे चलें. अच्छा, the International Organization of Standardization ISO 2000 defines risk as the effect of uncertainty on an organization objectives. ठीक है, this is clearly broad enough to include uncertain opportunities for gain. Risk of uncertain gains are often called speculative risk. Risk of uncertain gain are called speculative risk. जो आप बात कर रहे थे ना, आप जो बात कर रहे थे, that is a speculative risk. Risk can be, यानी कि आपने एक अपॉर्चुनिटी, जब आप अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो दैट इज अ पॉजिटिव साइड. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के. ये मैं अभी खाली ये जो आ रही है आपको इसको. रिस्क ऑफ अनसर्टेन गेन्स आर ऑफन कॉल्ड स्पेक्युलेटिव रिस्क. पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं. जी, वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव है ना, इससे गेन हो गया. इल्लामा इकबाल ने स्पेक्युलेटिव रिस्क कैसे बताया, मैं आपको बताया. वो एक शेर है ना कि तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी था. शेर समझ आते हैं आपको? तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी था. आपने अपने गुलशन से क्या लिया, थोड़े से फूल लिए और उसी को आपने खुशबू से उसकी आप महजूज हो गए, लेकिन उसी गुलशन को आप अपनी अपॉर्चुनिटीज में ऐसे इस्तेमाल कर सकते थे कि वो आपके लिए एक बड़ा फाइनेंशियल एसेट्स भी में कन्वर्ट हो सकता था. ठीक है, तो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी. आगे चलें.
अच्छा, प्योर वर्सेस स्पेक्युलेटिव रिस्क. देखिए, thus we have pure risks which are losses with no potential gains and no beneficial results, and speculative or opportunity risk which are generally defined as risk that results in an uncertain degree of gain, that are further distinguished by the fact that pure risk events are beyond the decision maker's control, the results of uncontrollable circumstances, whereas the speculative risks are the results of conscious choices made in decision making. These two types of risk lead to two distinct risk management strategies. One thing is called risk avoiding and other thing is called risk taking. There are people who are risk avoider. You want to play good by avoiding the risk. There are certain people who want to play good by taking the risk. And it is a debate कि जो जिसकी तरफ रिस्क टेकिंग वाले भी पेपर्स पे पेपर पब्लिश करते हैं और रिस्क अवॉइडिंग वाले भी पेपर पे पेपर पब्लिश करते हैं. ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि प्योर रिस्क इज रिलेटेड टू रिस्क अवॉइडेंस and speculative risk is related to risk taking. आगे चलें काइंडली. अच्छा, risk taking और risk avoiding. Risk managers select options that will enable them to produce unacceptable levels of pure risk to acceptable or tolerable levels. Risk manager also choose to take risk when they select an alternative course of action to pursue potential gains. So, risk manager function as risk avoiders when they decide how best to reduce the adverse consequence of risk, and the risk takers when they decide how best to realize potential gain in the future. ये रिस्क मैनेजर का काम है. वो किस तरह से कौन सा पाथ लेना चाहता है, अवॉइडेंस का पाथ लेना चाहता है या वो टेकर्स का, और या वो इसका कॉम्बिनेशन लेना चाहता है. देखें, ये आप ध्यान में रख लें जब हम रिस्क एनालिसिस पे जाएंगे. ऐसा कहीं पर भी मैनेजमेंट के अंदर देखें, जैसे मैनेजमेंट में रिस्क की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो एग्रीड अपॉन हो. रिस्क एनालिसिस की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो एग्रीड अपॉन हो. देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ रिस्क्स, देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ रिस्क एनालिसिस. As when we talk of quality, there is no agreed upon definition of quality. There is no agreed upon definition of success. There is no agreed upon definition of organizational effectiveness. This is the beauty of management. It is who you decide. आप कहते हैं कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो एक इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बने. अब इफेक्टिव होने की डेफिनेशन आपकी कुछ और हो सकती है, इनकी कुछ और हो सकती है और इनकी कुछ और हो सकती है. मे बी आपकी ये डेफिनेशन हो कि अगर वो आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है या आपको अच्छे फाइनेंशियल गेन्स दे रहा है, उसको आप इफेक्टिव कहते हो. आपकी ये डेफिनेशन ये हो सकती है कि अगर वो एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड देयर तो वो एक इफेक्टिव यूनिट है. इनकी ये हो सकती है कि अगर वो अपनी सोसाइटी के लिए एक अच्छा वो है, तो इफेक्टिवनेस इज अ सब्जेक्टिव थिंग. ठीक है, सो सेम इज द केस इन केस ऑफ रिस्क और रिस्क एनालिसिस. इसके ऊपर बहुत सारी आप जी आगे चलें. A few proposition about risk. Risk is everywhere. Some risks are more serious than other. Zero risk is not an option. And risk is unavoidable. Therefore, we need risk analysis. Number one, to describe these risks and talk about them. दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक रिस्क असेसमेंट और एक रिस्क कम्युनिकेशन. ये दो चीजें जिसको हम फोकस करेंगे. आपने रिस्क की असेसमेंट कैसे करनी है और फिर उस रिस्क की कम्युनिकेशन कैसे होती है. आगे चलें. रिस्क एनालिसिस इज अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी. अब अगर आप थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग याद है, हमने देखा था, हमने डिसीजन मेकिंग की थी, आपने भी डिसीजन मेकिंग पढ़ी है. डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते थे, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे पास अल्टरनेटिव्स आते थे, उन अल्टरनेटिव्स को हम चूज करते थे. लेकिन डिसीजन मेकिंग में अनसर्टेनिटी नहीं होती थी. जब
अब हमारे पास याद है, हमारे पास हम कहते थे अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं, या हम जब हमें हमें स्टोचस्टिक मॉडल होते थे और दूसरे मॉडल, तो हमें क्या होता था, उसके अंदर कोई प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होती थी। लेकिन जहां पर अब हमने सारी वो चीजें वहां हैंडल की थी जिसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जो स्टोचस्टिक मॉडल थे जिनमें प्रोबेबिलिटी आ जाती थी, जब प्रोबेबिलिटी आएगी वहां पर अनसर्टेनिटी आएगी, जहां पर अनसर्टेनिटी आएगी अब वहां जो डिसीजन मेकिंग होगी दैट वुड बी द डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। तो पहले जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज अ सिंपल डिसीजन मेकिंग, लेकिन जब अनसर्टेनिटी में डिसीजन मेकिंग है दैट इज रिस्क, दैट इज रिस्क एनालिसिस। डिसीजन एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस में फर्क यह है कि डिसीजंस में थिंग्स आर सर्टेन, थिंग्स आर ब्लैक एंड व्हाइट, थिंग्स आर इन क्वांटिटेटिव थिंग्स। रिस्क एनालिसिस और डिसीजन एनालिसिस में फर्क है कि रिस्क के अंदर अनसर्टेनिटी का आंसर आ जाता है, आपकी प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो जाती है। जी ऐसे ही है, ठीक है। रिस्क एनालिसिस इज अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। इट वाज born spontaneously if not always simultaneously in many disciplines। इस बात को आप समझे हैं, ठीक है ना? हाँ, इट हैज इवॉल्व्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स रादर देन बाय मास्टर डिजाइन, ठीक है ना? रिस्क एनालिसिस जो है ना उसका कोई ऐसा नहीं हुआ, उसकी अभी आप जब आगे चल के पढ़ोगे ये आस्ता आस्ता इवॉल्व हुआ है, यानी कि ये फील्ड स्टेप बाय स्टेप आगे इवॉल्व हुई है, ये क्लियर हो जाएंगे आगे चल के। इट्स प्रैक्टिस इज अ वंडरफुल मैस ऑफ कंपीटिंग एंड इवन एंड एट टाइम्स कॉन्ट्रडिक्टरी मॉडल्स। ये अब आप देखते जाओगे कंट्रडिक्शंस आगे आपको आती जाएंगी, एक मॉडल एक तरफ जाता है, दूसरा मॉडल दूसरी तरफ जाता है, लेकिन आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि कंट्रडिक्शन क्या है, आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप कंट्रडिक्शन को समझने के काबिल हो, यानी कि आपको यह समझ आ सके कि इस मॉडल और इस मॉडल में अगर कंट्रडिक्शन है तो इसके प्लस और माइनसेस क्या क्या हैं और इसके प्लस एंड माइनसेस क्या क्या हैं, और आप किस तरह से उन दोनों मॉडल्स को एनालाइज करके किसी एक को अडॉप्ट कर सकते हैं। इट विल बी योर ओन चॉइस। जी इसको हम करते कब है, मतलब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो उसको हम किस स्टेज पे करें? ये जब आप रिस्क एनालिसिस पे हम आएंगे, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी तो देखें, अभी हम सिर्फ एक बिल्कुल प्राइमरी लेवल में रिस्क का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जब हम रिस्क एनालिसिस पे जाएंगे, हम रिस्क एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको आस्ता आस्ता समझ आता जाएगा कि हम हमारी जैसे आपकी प्रोडक्शन में या कहीं पे यूज होती होती तो कोई मैनेजर जो होते हैं क्या वो मैथमेटिकली बैठ के इसका कैलकुलेट करते हैं? नहीं, देखिए हर नहीं जजमेंट ही हो जाती है, जैसे वो निकालते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं शेयर करता हूं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये है कि अभी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर का प्रोजेक्ट आता है, उन्होंने अभी प्रपोजल जमा कर दिया, कुछ स्टेज पे भी तो रिस्क एनालिसिस हो सकती है ना, एक तो बीच में भी हो जाएगी जब कोई प्रोडक्ट बन रही होगी यार, तो स्टार्ट में इज इट रिकमेंडेड कि हम शुरू में उसको देखें हवाले से तो हमें समझ देखें, आप डेफिनेटली शुरू में ही देखते हैं, फिर आपने कब देखना है? जैसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो हम प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे ही आप रिस्क एनालिसिस करते हैं ना, उससे पहले तो